नमस्कार दोस्तों, विद्यादा स्टडी यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज से हमने अपने क्लास में थोड़ा सा बदलाव किया है। आज से हम क्लास प्रारंभ करने से पहले एक कोटेशन पढ़ा करेंगे, जिस पर हम डेली डिस्कस किया करेंगे। तो आज का हमारा जो कोटेशन है वह है स्लीप लेस एंड ड्रीम मोर, यानी कि सोना कम कर दीजिए और सपने ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। क्योंकि दोस्तों, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने सपने देखे हैं उन्हीं ने इतिहास रचा है। दोस्तों, जब तक आप सोओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सपने क्या होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इस आप अपने गोल्डन समय को ख़राब मत कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने में जी और जान लगा दीजिए। आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए बात करते हैं हम अपनी क्लास के बारे में। तो हम पढ़ चुके थे संविधान किसे कहते हैं, आगे पढ़ चुके थे हम भारतीय संविधान के विकास को क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हमने किन किन एक्टों को पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ा था, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 को पढ़ा था, चार्टर एक्ट 1793 को पढ़ा था, चार्टर एक्ट 1813 को पढ़ा था, चार्टर एक्ट 1833 को पढ़ा था और चार्टर एक्ट 1853 को पढ़ा था। अब हमें क्या पढ़ने जाना है, तो अब हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। भारत परिषद अधिनियम आए थे 3, इनको पढ़ना है बारी बारी से। कौन कौन सा था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके बाद हमें दो और इम्पोर्टेंट को क्या पढ़ने हैं, अधिनियम पढ़ने हैं। इनमें आ जाता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो चलो हम दोस्तों बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 पर। इसकी नींव क्यों रखी गई थी, यह क्यों लाया गया और किसके द्वारा लाया गया था, इन सभी बातों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में, इसे क्यों लाया गया था। तो दोस्तों, यह जो अधिनियम था 1858 का 1858 का अधिनियम था, वह क्यों लाया गया। तो 1858 से पहले 1857 में क्या हुआ था, एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसे जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था इसे सैन्य विद्रोह। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए लड़ा जाने वाला यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता के लिए लड़ा जाने वाला यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और दोस्तों, यह जो स्वतंत्रता संग्राम था वह बहुत ही भयानक था, बहुत ही भयानक था। क्योंकि दोस्तों, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यह भी जान चुकी थी कि अगर ऐसा विद्रोह अभी एक और हो जाएगा, तो हमें भारत जितने बड़े राज्य से क्या धोना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह इस अधिनियम को लाने का मेन कारण बना था। उसके बाद कुछ और कारण भी थे। एक कारण यह था कि जो कंपनी थी वह भारतीय लोगों के साथ क्या कर रही थी, दुर्व्यवहार कर रही थी। तो जो भारत के जितने भी लोग थे वह कंपनी से क्या थे, कंपनी से क्या थे, नाखुश थे। क्योंकि यह जो कंपनी थी भारत के लोगों के साथ रंग के ऊपर भेदभाव करती थी, जाति धर्म इन सब के लिए क्या करती थी, भेदभाव करती थी। और इसी वक्त भारतीय लोगों को लगने लगा था कि जो कंपनी है उनके धर्मों में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही थी, उसके धर्म में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। क्योंकि इसी समय ईसाई जो लोग थे वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। यह भी इसका क्या बनता है, मेन कारण बनता है। और इस समय भारत के हर व्यक्ति के मुंह पर केवल और केवल एक ही गाना आ रहा होगा दोस्तों। क्या गाना आ रहा होगा, तो जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। ये वाला गाना भारत के सभी लोगों के मन में आ रहा होगा कंपनी के लिए। अगला कारण क्या था, अगला कारण यह था जो कंपनी थी वह ब्रिटेन की सरकार को अब राजस्व बहुत कम देने लगी थी। यानी कि अब ब्रिटिश सरकार को इससे ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था। क्योंकि कंपनी कह देती थी कि भारत में विद्रोह हो जाते हैं और हमारा पैसा वहाँ पर खर्च हो जाता है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, इन कारणों से क्या लाया गया, 1857 का क्या लाया गया, अधिनियम लाया गया। तो इस अधिनियम को लाया क्यों गया था, तो यह अधिनियम सन 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 1857 जैसे विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकना था। साथ ही
वह एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिससे भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में हो सके। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने 1857 ईस्वी के विद्रोह जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ से आगे क्या किए, सुधार किए थे। लेकिन यह सुधार भी कुछ अलग नहीं थे। इन सुधारों में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी भारत को अपने फायदे के रूप में देख रही थी। तो क्या क्या प्रावधान किए गए जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान किया गया था, इसमें कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और जो भारत का शासन था उसे ब्रिटेन के महारानी के हाथों में दे दिया गया था। वह ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया था। अब यह जब कंपनी का शासन जो था, कंपनी का जो शासन था वह क्या कर दिया गया, कंपनी का शासन जो था वह क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तब कंपनी भारत से जा रही थी और जाते जाते एक गाना गा रही थी। गाना कौन सा गा रही थी, तो गाना गा रही थी, अपनों ने दिया है धोखा, दो गैरों से शिकायत क्या, जब दोस्त ने खंजर मारा दुश्मन की जरूरत क्या। तो ऐसा गाना गाते हुए कंपनी भारत से क्या जा रही थी, बाहर जा रही थी। अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया था, अगला प्रावधान इसमें किया गया था, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के नाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय जो था वह ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। ठीक है, इसके द्वारा जो लॉर्ड कैनिंग थे वह भारत के कौन बने थे, प्रथम वायसराय बने थे, प्रथम वायसराय बने थे। अगला इसमें क्या प्रावधान किया गया था, तो अगला इसमें प्रावधान किया गया जो महारानी विक्टोरिया थी उसकी ओर से भारत राज्य सचिव का पद गठित किया गया, भारत राज्य सचिव का पद गठित किया गया, और 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का क्या किया गया, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया था। तो दोस्तों अब एक बात बताइए आप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसे क्या कर दिया गया, भारत से बाहर निकाल दिया गया, इसे इसका शासन क्या कर दिया गया, भारत से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों आप ये बताइए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों बनाए गए थे, कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक मामलों को देखने के लिए बनाए गए। तो जब कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो इन्हें भी क्या कर दिया गया, इन्हें भी समाप्त कर दिया गया था, इन्हें भी समाप्त कर दिया गया। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो इस एक्ट के बारे में जो भारत का शिक्षित वर्ग था उसने क्या कहा था, अपने अधिकारों का इसे क्या कहा, मैग्ना कार्टा कहा था। मैग्ना कार्टा का अर्थ आपका होता है, आपका क्या होता है, आज़ादी, आज़ादी होती है मैग्ना कार्टा का अर्थ। यानी कि अब शिक्षित वर्ग को लगने लगा था कि इस एक्ट के बाद हमें क्या मिलने लगेगी, हमारे अधिकारों को क्या मिलने लगेगी, आज़ादी मिलने लगेगी। अगला जो एक्ट है, अगला कौन सा एक्ट है, तो अगला एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसे क्यों लाया गया, इसकी नींव कैसे रखी गई, इसकी बात करते हैं हम। तो इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो दोस्तों आपने 2 in 1 व्हील वाला ऐड तो सबने देखा होगा। इस एक्ट में क्या कहा जाता है, एक हाथ से घर चलाना क्या नहीं होगा, एक हाथ से घर चलाना क्या नहीं होगा, घर चलाना क्या नहीं होगा, आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें, क्यों ना हम दोनों क्या करें, मिलकर काम करें। तो यही वाला थॉट किसके हाथों में, यह क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें, तो यही वाला जो विचार था वो किसके दिमाग में आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में चलने लगा था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा अगर हमें भारत में ज़्यादा से ज़्यादा टिकना है तो हमें अपने अधिकारियों में भारतीय अधिकारियों को यानी भारतीय लोगों को भी क्या करना होगा, शामिल करना होगा। जिससे क्या है जो भारत के लोग हैं वो भारत की भाषा को भी अच्छे से समझेंगे, जिससे क्या है भारत के लोग हैं वो भारतीय लोगों की भाषा को भी अच्छे से समझेंगे और हमें फ़ायदा भी होगा। और उनको ये भी नहीं लगेगा कि अब हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको ये भी लगने लगेगा कि अब हमारे भारतीय लोगों को भी क्या मिलने लगे हैं, अधिकार मिलने लगे हैं। तो इसीलिए 1800 तो इसीलिए जो 1861 का एक्ट है इसे क्या किया गया था, ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो जान लेते हैं इस अधिनियम में प्रावधान क्या क्या किए गए। तो इस अधिनियम में 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा तीन भारतीयों को विधान परिषद में क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। जिसमें बनारस के राजा कौन थे, देवनारायण सिंह थे। पटियाला के महाराज कौन थे, नरेंद्र सिंह थे। और सर दिनकर राव के भी शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में क्या किया गया था, शामिल किया गया था दोस्तों। तो अगर प्रश्न आता है कि
विधान परिषद में भारतीय लोगों को सबसे पहले शामिल किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला प्रावधान क्या किया गया था इसमें? अगला प्रावधान किया गया था जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई मंत्रालय प्रणाली थी और विभागीय प्रणाली जो थी उनको क्या मिल गई थी? मान्यता दी गई थी। मंत्रालय प्रणाली और विभागीय प्रणाली को क्या मिल गई थी? मान्यता मिल गई थी। इसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। तो प्रश्न आता है पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता कब मिली थी या किस एक्ट के तहत मिली थी? तो किस एक्ट के तहत मिली थी? 1861 के एक्ट के तहत मिली थी। अगला जो प्रावधान किया गया था तो इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था। यानी कि अब जो गवर्नर जनरल जो है वह आपातकाल के समय क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है और यह जो इसका कानून होगा वह 6 महीने के लिए लागू होगा। यानी कि इसे विधान परिषद से पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह जो अधिकार बना देगा वह 6 महीने तक चलेगा। लेकिन कब? आपातकाल के समय, यानी कि जब विधान परिषद में लोग नहीं होंगे तब। अगली बात करते हैं इसमें क्या प्रावधान किया गया था। तो इसमें एक और प्रावधान किया जो बम्बई थी और मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने वह उन पर संशोधन करने का क्या दे दी गई थी? शक्ति दे दी गई थी। संशोधन करने की क्या दे दी गई थी? शक्ति दे दी गई थी। यानी जो बंगाल और मद्रास की जो विधान परिषदें थी उन्हें कानून बनाने और उनमें संशोधन करने की क्या दे दी गई थी? शक्तियाँ दे दी गई थी। इसके द्वारा जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनमें विधि निर्माण का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। यानी प्रांतों में जो विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त कर दिया गया था विधानमंडलों को, ठीक है, प्रांतों में। लेकिन यह जो अधिनियम लाया गया था इसे उतनी अच्छी तरीके से नहीं लाया गया। इस अधिनियम में कुछ कमियां थीं। इस अधिनियम में कमियां क्या थीं? तो कमियां यह थी जो विधान परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्य को ना तो प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट पर बहस कर सकते थे। यानी जो भारत के लोग थे वह कौन थे? गैर सरकारी थे। तो वह ना तो उसमें प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट पर बहस कर सकते थे। तो जाकर कैसे बैठ जाते? वैसे ही बैठ जाते थे जाकर। बस ये लगता था कि हम आए हैं, लेकिन उन्हें कुछ करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अगला इसमें क्या किया गया था प्रावधान? तो इसमें जो गवर्नर जनरल है उसे केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार प्राप्त था। यानी कि केंद्रीय केंद्रीय परिषद हो या फिर कौन सी परिषद हो? प्रांतीय परिषद, विधान परिषद हो, उन पर अगर अधिकार जो है उनका जो कानून है वह गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आता है तो उसे वह वीटो कर देता था। तो दोस्तों आप बताइए कि विधान परिषदें बनाती रहे कानून, क्या कर लेंगे? अगर गवर्नर जनरल को ही पसंद नहीं होगा तो वह उसे क्या कर देगा? वीटो कर देगा। वह कानून लागू ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कानून बनाने वाले अधिकार देने से फायदा क्या है? जब उसे पसंद होगा तभी वह पास होगा। ठीक है दोस्तों। अगला और क्या किया गया था इसमें? और जो ब्रिटिश संसद थी अगर उसे कोई विधि पसंद नहीं आती है तो वह उस विधि को क्या कर देती थी? रद्द कर देती थी। तो इस अधिनियम की क्या थी? यह कमियां थी। इस अधिनियम की क्या थी? कमियां थी। अगला जो अधिनियम कौन सा आया था? अगला अधिनियम आया था 1892 का। भारत परिषद अधिनियम 1892 आया था अगला। इसे क्यों लाया गया था? तो इसे लाया गया था 1800 जो इसे क्यों लाया गया था? तो इसे लाया गया था जो भारत के सदस्य थे उन्हें क्या दिया गया था? विधान परिषदों में शामिल किया गया था। लेकिन कितने लोगों को किया गया था? 3 लोगों को किया गया था। तो अब भारतीय लोगों में क्या होने लगा था? आक्रोश बढ़ने लगा था कि हमारी संख्याओं को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, हमें और ज़्यादा दिए जाए और हमारे क्या किया जाए? हमें इसमें जो विधान परिषद है उसमें क्या कर दिया है? उसमें वैसे ही ला के बिठा दिया गया है। हमें बोलने का अधिकार, बहस करने का अधिकार ये तो मिलना चाहिए। बहस करने का अधिकार ये तो हमें क्या मिलना चाहिए? इसको ऐसा कहा। अगली बात क्या थी? तो अगली बात यह थी दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ था? इस बीच क्या हो गया था? 1885 में हो गई थी क्या? कांग्रेस की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना हो गई थी तो कांग्रेस के लोग भी क्या कर मांग करने लगे थे? केंद्रीय एवं विधान परिषदों में अब भारतीय लोगों की क्या नियुक्ति की मांग क्या होने लगी? बढ़ने लगी थी। तो इस एक्ट को क्या किया गया? इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस एक्ट को क्या कर दिया गया था? पारित किया गया था। इसी एक्ट को पारित किया गया था। तो इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए? तो इस एक्ट में प्रावधान किए गए तो भारत परिषद के जो अधिकार थे उन्होंने क्या की? वृद्धि की गई।
भारतीय सदस्यों को बजट पर क्या करने की, बहस करने की एवं प्रश्न पूछने की क्या मिल गई थी, अनुमति मिल गई थी इस एक्ट के तहत। या तो अब प्रश्न आता है कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का या प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला था, तो 1892 में मिला था। हालांकि यह जो सुधार किया गया था, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछना अनिवार्य नहीं था। यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न पूछना क्या नहीं था, अनिवार्य नहीं था। और इसी प्रकार इस अधिनियम के द्वारा संसदीय व्यवस्था और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का क्या हुआ, क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का सृजन हुआ था। और यहाँ पर भारतीय जो लोग थे उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई थी। तो दोस्तों यह जो संख्या है उसे जानना हम आपके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह हर अधिनियम में इसे कम किया गया है, ज़्यादा किया गया है, तो इससे आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो इसे हमने इसमें मेंशन नहीं किया है। आगे बात करते हैं हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसे क्यों लाया गया था, तो इसे मेनली लाया गया था, इसे अगर देखें मुख्यतः तो इस अधिनियम को लाया गया था जो 1892 का जो एक्ट था। इस अधिनियम को क्यों लाया गया था, तो इस अधिनियम को मुख्यतः लाया गया था जो 1892 का अधिनियम था। 1892 का इसकी जो कमियां थी उन्हें पूरा करने के लिए, और जो इस समय क्या हो चुका था, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। तो यहाँ पर जो मुसलमान लोग थे वह क्या कह रहे थे, अपने लिए पृथक निर्वाचन की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। और वह कह रहे थे कि हमें अलग से निर्वाचन की क्या चाहिए, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था चाहिए। तब इन बातों को ध्यान में रखकर 1919 के भारत परिषद अधिनियम को क्या किया गया था, पारित किया गया था। और इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों, तो यह जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है, इस समय जो मार्ले थे वह कौन थे, भारत के सचिव थे। और जो मिंटो थे वह कौन थे, भारत के वायसराय थे। इसीलिए इसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो इसमें सबसे पहले जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे उसे वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था। ठीक है, जो क्या था, विधि सदस्य था दोस्तों। विधि सदस्य यानी यह बताएगा कि विधि कैसे बनेगी, इस विधि को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो यह क्या था, एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। दूसरी बात करें तो इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। यानी कि अब जो मुसलमान लोग थे उनमें से जो भी सदस्य होगा, प्रावधान कर दिया गया कि मुसलमानों को मुसलमान लोग ही नियुक्त करेंगे। और यह प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1919 के एक्ट के तहत किया गया। तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान कब किया गया, तो 1919 के एक्ट के तहत किया गया था, जो किसके लिए था, मुसलमानों के लिए था, दूसरी बात करें तो इस एक्ट के तहत जो यह सुधार किसने किया था, लॉर्ड मिंटो ने किया था। तो इसे लॉर्ड मिंटो जो थे उसे सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या माना जाता है, जनक। अगली बात करें तो यह जो था, इसके द्वारा अनुपूरक प्रश्न जो थे उन पर क्या मिल गया था, भारतीयों को उन पर बहस करने का क्या मिल गया था, अधिकार मिल गया था। दूसरी बात, जो दो भारतीय थे, कैसी गुप्ता और सैयद हुसैन, इन्हें बिलग्रामी को इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद में क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। इंग्लैंड में जो स्थित थी भारत परिषद, उसमें नियुक्त किया गया था दो भारतीय, कैसी गुप्ता और सैयद हुसैन को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ से आगे बात करेंगे हम अगली क्लास में।